सोंगयांग जैसे ही बाहर आता है उसे लगता है उसकी बहन वहाँ पर आई है, लेकिन वो नहीं आई होती है। हमारी मिंग वहाँ पर आई होती है और उसका इंतज़ार कर रही होती है। सो हेलो गाइस, फायर ऑफ के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड एंड तक देखना, ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सोंगयांग जैसे ही बाहर आता है अपनी मिंग पूरी तरीके से खिल जाती है और उसके बाद सोंगयांग पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो बोली बस मैं इधर से गुजर रही थी तो तुम्हें याद कर लिया, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए बुला लिया। तो उसके बाद वो बोलता है कि मैंने तुमसे सब चीज़ क्लियर किया हुआ है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो उसके बाद वो फिर थोड़ी सी सहम जाती है कि अब इसने सारी बात ही काट दी। उसके बाद बोलती है कि चलो मैं ट्रीट करती हूँ तुम्हें, क्या हम लोग खाने पे चल सकते हैं? तो उसके बाद वो बोलता है क्या मतलब है इसके खाने पे, हम लोग कैसे खाने पे जा सकते हैं? तो एक काम करो, तुम मुझे खाने पे लेके चलो। तो क्या बोल रही हो तुम? नहीं, चाय भी चलेगी अगर तुम मुझे चाय भी पिला दो। और उसको ये सब करते हुए उसके जो स्टाफ होते हैं पूरी तरीके से देख रहे होते हैं कि भाई हमारे सोंगयांग सर के कैसे किसी लड़की के साथ जा सकते हैं और उनके क्या बात हो रही है। तो वो भाई लिटरली मना करने लगता है, बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद बोलती है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद की उस बचाने, तुम्हें इतने अच्छी थे सो रही थी, तुमने आके मुझे डिस्टर्ब किया, मैंने तुम्हें अपना रूम यूज़ करने दिया, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो। इतना मैं छोटा सा तो चीज़ बोल रही हूँ और कुछ तो बोले। अच्छा ठीक है जो ऐसा तुम चाहो। और वो यहाँ पर राज़ी हो जाता है और यहाँ पर वो पूरी तरीके से चहक उठती है कि चलो फाइनली भाई साहब एक स्टेप हम लोग आगे तो बढ़ गए। उसके बाद सिंह अपने कोवर्कर को बुलाता है, बोलता है इधर आओ, तुमने ही ना उसे वो मेरा नंबर दिया था ना, दोबारा ऐसे गलती की ना तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। सो बोल लगता है हाँ मैंने तो उसको आपको वीचैट का नंबर तो दिया था, लेकिन आप अगर एक्सेप्ट करोगे तभी आप लोग फ्रेंड बन सकते हो, तो फिर आपने एक्सेप्ट क्यों किया? उसके बाद वो उसे बोलता है इधर गधे कहीं के। उसके बाद वो दौड़ा के उसे मारने लगता है कि वो भी समझ चुका था खुद ही उनको दोस्ती करनी है और मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने नंबर दिया। सो आज मिंग बहुत ज़्यादा खुश थी कि इतने दिनों के बाद कोई उससे मतलब भाई वो लिटरली राज़ी हो गया उसके साथ खाने पे जाने के लिए। तो अपनी दोस्त को बुलाती है जो कि मेकअप में स्मार्ट होती है, तो उससे मेकअप के लिए बुला रही होती है कि भाई मैं एकदम प्रिंसेस की तरह लगनी चाहती हूँ। दूसरी तरफ मुझे लगा कि ये अपना सोंगयांग तो भाई वो कुछ करेगा नहीं, वो ऐसे ही चला जाएगा क्योंकि उसे तो इतना इंटरेस्ट था नहीं। तो हम लड़के यूजुअली ऐसे ही करते हैं, हम भाई बस एक साबुन से मुंह धो लेते हैं और हमें कुछ करना नहीं होता है, हम तो 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सोंगयांग भी थोड़ा सा तैयारी करने के प्लान में था। वो अपने कोवर्कर के पास जाता है अपने बालों को कटाने के लिए कि थोड़ा स्मार्ट बना दो मुझे भी। तो वो देखता है कि भाई वो ऑलरेडी किसी और के बालों को काट रहा है और वो भी बहुत गंदे तरीके से काट रहा होता है। तो बोलता है मुझे नहीं कटवाना, रहने दो। तो वो जैसे जाने लगता है तो उसका दोस्त साई आ जाता है। तो उसका साई देख के बोल देता है क्या नए हेयर स्टाइल चाहिए तुम्हें, बाल कटवाने हैं? तो वो हाँ चाहिए मुझे। सुबह चलो मैं काट देता हूँ। तो ना चाहते हुए भी भाई कि उससे भी तो ऐसे जंगली की तरह थोड़ी जाना है, उसे भी थोड़ा स्मार्ट होकर जाना है ना। तो साई उसके बालों को काटता है। तो ये पल काफ़ी अच्छा लगता है कि फाइनली ये लोग भी थोड़ा सा क्लोज आने लगे हैं। सो बारिश का मौसम चल रहा था भाई, मूड एकदम रोमांटिक सा था। हमारी हीरोइन इंतजार कर रही थी हमारे हीरो का और वो रोड के दूसरी तरफ था। बस वो निकलता है और बस उसे उस दूरियों को ही ख़त्म करके अपनी हीरोइन के पास जाना होता है। और अपनी मिंग इस पल का न जाने कब से इंतजार कर रही थी कि कब सोंगयांग जो है वो रास्ता पार करके मेरे करीब आएगा। उसके बाद मिंग उसे एक ऐसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पे वो ऑलरेडी जंग थे, तब वो लोग आ चुके थे और यहाँ पर सोंगयांग ही उसे लेकर आ रहा होता है। तो सोंगयांग को तो लिटरली पूरी बातें पुरानी याद आ जाती है और मिंग भी इसीलिए उसे उस जगह पर लेकर आती है कि भाई तुम्हें वो सब चीज़ें याद आ जाए कि तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। तो दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं और मिंग रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही वही सब चीज़ें ऑर्डर करती है जो सोंगयांग ने मिंग के लिए उस समय किया था और अब मिंग सोंगयांग के लिए वो सब चीज़ें वो मंगा रही है। उसके बाद वो खाने के लिए बोलता है कि आपको थोड़ा सल्टी चाहिए कि थोड़ा तीखा चाहिए, तो वो बोलती है कि नहीं ये स्पाइसी नहीं खाते हैं। ओह माय गॉड, उसे ये चीज़ें याद थी और ये सब चीज़ों से तो ऐसा लग रहा था सोंगयांग का दिल भर जाएगा भाई और लिटरली वो उससे सामने से गले लगा लेगा। तो मतलब वो भाई कंट्रोल करके बैठा हुआ था और बस ये देख रहा था कि उसे ये चीज़ें अभी भी याद है कि मैं स्पाइसी नहीं खाता हूँ। सो उसके बाद जब ढेर सारे खाने हैं जो इकट्ठा सब आ जाते हैं तो वो लोग खाना खाने स्टार्ट करते हैं और मिंग बोलती है कि वाह इतने समय हो गए, 10 साल बीत गया लेकिन इसका टेस्ट अभी भी एकदम वैसा का वैसा है। सभी लोग बदल गए, सभी का टेस्ट बदल गया लेकिन इस रेस्टोरेंट का टेस्ट नहीं बदला है। तो लेकिन यहाँ पर सोंगयांग बड़ी अकड़ता के साथ बोलता है कि नहीं मुझे लगता है इसका भी टेस्ट बदल चुका है। तो मिंग बोलती है नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, हो सकता है तुम्हारा टेस्ट बदल गया हो, रेस्टोरेंट का टेस्ट अभी भी वैसा है। तो वो बोलता है कि हाँ सही कहा तुमने, मेरा टेस्ट बदल गया, मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, मुझे जो चीज़ें पहले पसंद थी अब वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो ये चीज़ें वो पता नहीं खाने को के लिए बोल रहा था या फिर मिंग के लिए बोल रहा था। तभी वहाँ उसी के स्कूल के पुराने वाले स्कूल के 2 होते हैं, उसके कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि लड़के लड़कियाँ होती है और सेम यूनिफॉर्म होता है। तो वो बोलते हैं कि देखो स्कूल का यूनिफॉर्म भी अभी भी वही है,
बस तुम ही बदल गए हो। उसके बाद वो क्या करती है कि अपने बालों खाने के समय उसके बाल हमेशा बीच में आ रहे थे, आगे आ रहे थे, तो अपने बालों को बांधती है, संवारती है। और सेंग भाई ये लिटरली देख रहा होता है और उसकी सांस फूल रही होती है, क्योंकि वो लिटरली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लग रही होती है। और लड़कियाँ लड़कों के सामने जब अपने बालों को बनाती हैं तो भाई लड़कों का तो दिल ही कहाँ चला जाता है वो पता ही नहीं चलता है। सो बस वो ये सब कर रही होती है, तभी वो सेंग बोलता है क्या तुम थोड़ा जल्दी खा सकती हो। और ये सब बोलने के बाद वो उसे लगता है कि जैसे ये गुस्सा हो रहा है ये सब चीज़ों को लेकर, तो वो खाने को जल्दी खाने स्टार्ट करती है। और उसके बाद वो पता नहीं क्या होता है, 2 केक्स होते हैं कि क्या होते हैं, स्वीट्स होते हैं, वो दोनों एक ही साथ मुंह में भर लेती है। और वो मुंह को जब वो खाने की कोशिश करती है तो वो खा नहीं पाती है, तो उसके दोनों गाल फूल जाते हैं। और ये पूरी चबी चबी सी लग रही थी और इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी कि सेंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी बिजली मेरे ऊपर आज गिरा क्यों रही है। सो उसे एक नज़र देख रही होती है, फिर खाने की कोशिश कर रही होती है, फिर देख रही होती है, खाने की कोशिश कर रही होती है। मतलब वो लिटरली क्यूट बनने की कोशिश कर रही होती है या वो सच में क्यूट है। तो भाई अपनी सेंग को कुछ रहा नहीं जाता है, वो बस ऐसा बोलता है कि क्यूट बनने की तुम्हारी उम्र अब नहीं रही, समझी ना, तुम इतना क्यूट क्यों बन रही हो। वो हल्के से बोलता है, तो वो पूछता है नहीं कुछ भी नहीं, तुम जल्दी से अपना खाना ख़त्म करो, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। क्योंकि वो इतनी बिजली है वो सह नहीं पा रहा था लिटरली। और वो जैसे ही बाहर आता है तो उसके बाद ये आज पूरे प्लान करके आई थी, मुझे पक्का पता है, ऐसा वो खुद ही बोलता है। क्योंकि वो समझ चुका था कि भाई एक के बाद वो इस तरह की चीज़ें कर रही थी कि कोई भी उसके पीछे पागल हो जाएगा। सो तभी बार जैसे वो आता है तो सेंग के मोबाइल पे कॉल आता है, जो कि उसकी बहन का होता है, उसके अंकल आंटी की बेटी का, वो उसके बहन का होता है मतलब। तो वो बोलती है कि भाई मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज़ स्टेशन आ जाओ। तो वो समझ नहीं पाता क्या हुआ है, क्या बोलते हैं जल्दी से आप इस पुलिस स्टेशन में आ जाओ। तो वहाँ पर मिंग भी बाहर निकलती है और बोलती है कि क्या हुआ। तो बोलता है कि मुझे जल्दी जाना होगा। तो उसके बाद बोलती है कि ये दोपहर का समय है, यहाँ पर अभी आपको कुछ भी मतलब साधन नहीं मिलेगा, चलो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। तो यहाँ वो राजी हो जाता है क्योंकि वो इमरजेंसी था। और वो जैसे ही वहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ पर गड़बड़ ये हो गई होती है कि जो उसकी बहन होती है वो पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में एक स्कीम में फंस चुकी होती है। वो नकली मेकअप का सामान होता है वो लोगों को बेच रही थी, ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट है। सो इस चक्कर में वो पकड़ा गई होती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा तरीके का स्कैम हो गया होता है और बहुत ऊंचे लेवल तक के लोगों तक के वो स्कैम पहुंच चुका होता है। तो इसीलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट किया हुआ है और पूछताछ कर रहे थे कि आखिर। और सबसे बड़ी बात है वो लोग जब स्कैमर का नाम पूछ रहे थे तो वो स्कैमर का नाम बताने को तैयार नहीं हो रही थी। सॉन्ग लिटरली उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है, बोलता है कि अगर तुम ये नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे स्कूल में फ़ोन करवा दूंगा और वो उससे जानकारी निकलवाऊंगी कि ये किस को करती थी। तो वो डर जाती है, बोलती है कि प्लीज़ मेरे स्कूल में मेरा नाम नहीं जाना चाहिए। तो वो मुझे सीधे रस्टिकेट कर देंगे इन सब चीज़ों के मामले में, क्योंकि वो स्टूडेंट थी, स्टूडेंट को ये सब चीज़ें परमिशन होती नहीं है। और वो साथ ही यही बोलती है कि अंकल आंटी को पता ना चले प्लीज़। तो बहुत पुलिस भी बोलते हैं कि मैं इससे कब से पूछ रहा हूँ लेकिन ये बताने को तैयार नहीं है कि स्कैमर है कौन। और इसने भी बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड किया हुआ है, क्योंकि इसने जितने भी लोगों को ये सेल किया है बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बोल के सेल किया है। और उसके बाद जब कंप्लेंट आई है तो हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है और इसने बड़े अमाउंट में लोगों को चूना लगाया है। तो सेंग भी उससे बार बार पूछता है कि आखिर स्कैमर कौन है, बताओ मुझे, ताकि हम लोग तुम्हें इनोसेंट प्रूफ कर सकें। लेकिन वो बताने का नाम नहीं लेती है, कोई डर होगा। तभी वो बोलती है कि मैं जा रहा हूँ। सेंग बोलता है कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बोलने वाला हूँ और साथ ही साथ स्कूल में भी इसकी मैं बात करने वाला हूँ, ताकि कम से कम इनोसेंट हो कि तुम हो ये प्रूफ हो जाए। तो ये वो उसके बाद अपनी मिंग बोलती है कि ये बहुत बड़ा कदम हो जाएगा, उनको मुझे इससे बात करने दो। उसके बाद वो उसके हाथ पकड़ के बाहर दूसरी तरफ लेके जाती है और बोलती है कि तुम इतनी बड़ी मतलब लड़की होने के बाद तुम ऐसे स्कीम में कैसे फंस सकती हो। सेंग तो तुम्हारे बारे में रास्ते में बता रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो तुम एकदम से डम्ब हो। सो वो उसे डरा कर, धमका कर, प्यार से सारे तरीक़ों से अपना कर वो फाइनली उसका राज उगलवा लेती है कि कौन था वो स्कैमर और क्यों इसने वो किया था। तो जब वो पता चलता है तो बताती है कि उसने मुझे वार्निंग दिया था कि अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो दोबारा मतलब वो सारे जो पैसे तुम्हारे बने हैं वो तुम्हें मिलेंगे नहीं। ऊपर से मतलब उसके लीगल धमकी हो ये सब पता नहीं क्या क्या दे रही तो वो बच्ची को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो कुछ बता नहीं रही थी। सो अब बात ये थी कि अब वो स्कैमर का पता करना पड़ेगा, लेकिन उसको लिए अभी भी उसे कस्टडी में रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो अमाउंट को लोगों को उसने धोखा दिया है भाई उसके 3 गुना ज़्यादा अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा, जो कि अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और सेंग एक नॉर्मल सा आदमी है, उसके पास इतना पेमेंट होता नहीं है। तो अब लिटरली परेशान हो जाता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। सो सेंग को कहीं से मदद नहीं मिल रही थी तो मिंग अपने भाई के दोस्त को फ़ोन करती है, जो कि उसका भी दोस्त हुआ करता था, लेकिन वो उससे पता नहीं था कि उसका भाई भी उसके बाजू में बैठा है। तो वो कुछ अमाउंट को लेकर आने बोलता है और साथ ही साथ उसका समाधान के लिए भी बोलता है। तो वो लोग जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो भाई लिटरली जब वो देखता है अपना सेंग देखता है
कि ये इसे यहाँ क्यों लेकर आई है। तो मिंग को लगता है कि वो सिर्फ उसका दोस्त आएगा, लेकिन उसके दोस्त के साथ उसका भाई भी आ जाता है। तो यहाँ पर तो लिटरली पहले तो ये लोग जैसे लगता है कि ये लोग लड़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों एक ही टोन में बात कर रहे होते हैं कि मुझे इसकी मदद नहीं चाहिए, चले जाए, ये मुझसे बोलो यहाँ से वो चला जाए। लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया भी नहीं हूँ, मुझे लगा मेरी बहन को मुसीबत में है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और तुम इसकी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हो। मुझे यहाँ उतना दोस्त ने मेरी मीटिंग छोड़ के मुझे यहाँ पे बुलाया है। सो इसके बाद उसका जो दोस्त होता है वो सब मामला को शांत कराता है। रुको, यहाँ पहले मामला क्या है वो तो समझने दो। सो मिंग अपने भाई को समझाती है कि मैंने आपको नहीं बुलाया है, ठीक है, मैंने इसे बुलाया था मदद करने के लिए, पर आप साथ में क्यों चले आए। तो उसके बाद में वो उसकी बातों पे गुस्सा होने लगता है कि मतलब मुझे तुम्हारा कंसर्न है इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया, पर वो तो मुझे यहाँ पे आके पता चला कि तुम क्या ही कर रही हो। और सिंह भी उसकी मदद लेने से एकदम इनकार कर देता है, बोलता है चाहे मेरी बहन को कुछ भी हो जाए वो मैं उससे सब कुछ देख लूँगा, लेकिन मैं इसके साथ इसका मदद लेने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। तभी वो उसे रोक लेती है, बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम अपने ईगो के चक्कर में। हाँ, अगर तुम्हारी बहन को मतलब स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया है, तुम्हारे अंकल आंटी को ऐसा पता चला, तो क्या तुम ये सहन पाओगे। तो लिटरली अब उसके पास भी कोई चारा नहीं होता है। और जब वो लोग अमाउंट को पे कर देते हैं तो उसके बाद एक मीटिंग होती है, और मीटिंग में सारी बातें होती हैं। तो भाई पुलिस वाले जो थे वो उसकी मिंग के भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो उसके सामने वो लोग बहुत ही समझ रहे हो ना कि वो भाई एकदम चुपचाप से चैंग बैठा हुआ था। उसके सामने से अरे आप क्यों आए, हम सब हैंडल कर लेंगे, ऐसा ऐसा कर रहा था। इस लाइक वो कि भाई कोई छोटा सा आदमी है, उसके लिए कोई बड़ा सा आदमी आके उसकी सिफारिश कर रहा है। तो लिटरली उसके लिए थोड़ा सा निंदनीय वाला सीन था। सो जब सिंह अपनी बहन को लेकर जा रहा होता है, तब सिंह की बहन भी उसके भाई को देख के एकदम गुस्सा हो जाती, बोलती कि इन लोगों ने हमें छुड़ाया, मुझे एकदम जेल में बंद कर दो, मैं कितने दिन भी जेल में बंद रहने को तैयार हूँ, चाहे मुझे स्कूल से रस्टिकेट होना पड़े, लेकिन मुझे इनकी मदद नहीं चाहिए। भाई अब इनसे जो भी मदद ली है इनको वापस कर दो, मुझे इनकी मदद नहीं चाहिए। लेकिन अब सिंह समझ चुका था कि देर हो चुकी है, लेकिन वो बोलता है कि चलो, और बोल देता है कि मिंग को बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे 3 दिन के अंदर वापस कर दूँगा। इधर मिंग का भाई उसे गुस्से में गाड़ी में बैठा के वापस लेके जा रहा होता है, बोलता है कि तुम्हें कितना भी समझाओ लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारी मेच्योरिटी कब बड़ी होगी, तुम मेच्योर कब होगी, तुम एकदम से मेच्योर हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं आपसे कब तो मदद मांगने नहीं आई थी, मैंने इससे मदद मांगा था और इसके जगह पे तुम भी आ गए, मैं तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा था, अब मैं मेच्योर होगी, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, कब तक मैं तुम्हारे मतलब कि भाई समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर मेच्योर वाला गेम हो जाता है, बोलता है तुम इमेच्योर हो, वो बोलता है तुम इमेच्योर हो, ऐसे करके। तो ये भाई रुको, चुप करो, तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो, इतने चले बड़े हो गए, तुम दोनों इमेच्योर हो। उसके बाद वो बोलता है अपने दोस्त को, बोलता है तुम बाहर जाकर उतरो, मुझे मिंग से बात करनी है। सो उसके बाद वो जाके वो उतरता है, और वो जाके वो लोग मिंग से थोड़ी देर बात करने लगता है। और इधर सिंह की बहन उससे समझाती है कि ऐसा लगता है कि तुम अभी भी उससे चाहते हो, है ना, उससे चाहते हो ना तुम, मुझे आज देख के पता चल गया था। तो सिंह यहाँ पर भी बोलने लगता है पहले मैं उससे बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहा था, लेकिन जब से वो आई है ना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और तो सीधे बोल लेता है कि हाँ, इसका मतलब मैं उससे, हाँ भाई मैं उससे पसंद करता हूँ। तो यहाँ सिंह ने क्लियर कर दिया, थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अब वो कुछ कदम उठाएगा उसके प्रति। तो उसकी बहन भी बोलती है कि देखो भाई, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन तुम उसे पसंद करते हो और तुम्हें देखकर मैं मजबूर हो जाती हूँ। अब मैं उसके लिए कभी मुसीबत नहीं करूँगी, मैं उससे कभी नहीं लड़ूंगी। सो इस तरफ सिंह एक्सेप्ट करता है कि भाई अब लिटरली मैं उससे फिर से चाहने लगा हूँ। दूसरी तरफ उसका जो दोस्त होता है मिंग का, वो उसे समझाता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अपोजिट हो, ठीक है, तुम लोग अगर बाई चांस फिर से एक होना चाहोगे ना, तो फिर से तुम्हें वही प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तुम भी जानती हो कि तुम लोग एक दूसरे से कितने ज़्यादा अलग हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ये तुम्हें पता है, जब से मैं उससे दोबारा मिली हूँ तब से मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ। मैं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं मरी हुई बस मेरी लाश चल रही है इधर उधर, तुम मुझे देख ही रहे थे। तो वो बोलता है कि तुम जानती हो मैंने पहले भी तुम्हें सपोर्ट किया था, पहले भी मैंने तुम्हें उससे मिलने से कभी रोका था क्या, नहीं ना, लेकिन तुम मेरी बात समझो, तुम लोग अब एक दूसरे के लिए भले कितना प्यार करते हो, लेकिन तुम लोग एक दूसरे के मतलब भाई रिलेजेबल नहीं हो, मतलब ये समझ रहे हो ना कि तुम लोग एक दूसरे के बराबर हो नहीं, और सारी दुनिया तुम लोगों को रोकेगी, तुम लोग को पास आने नहीं देगी। सो मिंग तो सोच रही थी कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, उनकी रिश्ता हो सके आगे बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को ही नोचते हुए रह जाती है कि अब क्या हो गया, अब ये मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो बस ये ड्रामा का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और बताओ आगे कहानी में क्या ही होने वाला है, जल्दी से कमेंट करो, और सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।